हेलो। ये विचारधारा ये मानती है कि विधि जानबूझकर बनाई जाती है, पाई नहीं बताया था कि इस स्कूल को 3 पार्ट में बांटा गया है। एनालिटिकल फर्स्ट, एनालिटिकल सेकंड और एनालिटिकल थर्ड। इसमें हम जो पढ़ा रहे थे, एनालिटिकल फर्स्ट अभी पढ़ा रहे थे, और एनालिटिकल जो फर्स्ट हैं इसमें आपका पढ़ाया गया था पहला जर्मी, फिर आपका ये जॉन ऑस्टिन का पढ़ाया गया था। और ऑस्टिन पर निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन बनता है, जर्मी बेंथम से भी आयोग यूपी आयोग बना रहा है। ऑस्टिन की आलोचना से लेकर आपका सब कुछ बताया गया था। अब एनालिटिकल फर्स्ट में ऑस्टिन के सिद्धांत को और भी कुछ लोग आगे बढ़ा, हॉलैंड हैं और चिपमैन ग्रे हैं। इनकी बातों को थोड़ा थोड़ा देखना है। अब ये हमें देखना है कि सामंड क्या कहते हैं, फिर आपका हमें देखना है कि चिपमैन ग्रे क्या कहते हैं। देखिए, जहाँ तक आपका सामंड की बात है, सामंड और ये क्या कहते हैं, 2-3 लाइन पढ़ना है। विधि न केवल अधिकार हैं और न केवल शक्ति हैं, बल्कि इन दोनों का समन्वय है। यानी कि जो लॉ है वह ओनली राइट भी नहीं है, आपका ओनली पावर भी नहीं है, बल्कि दोनों का मिक्स्ड रूप है। यानी कि दोनों का मतलब कि सामंजस्य है। फिर ये कहते हैं, यहीं को जब जो कोटेशन बताया जा रहा है यहीं ज़्यादातर यूपी आयोग पूछा है, इसी कोटेशन को याद रखना है। विधि राज्य की आवाज में मनुष्य द्वारा की गई न्याय की पुकार है। फिर एक बार देखिए, ला क्या है, विधि राज्य की आवाज में मनुष्य द्वारा की गई न्याय की पुकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता कहती है वी वांट जस्टिस। अगर जनता न्याय मांगती है तो राज्य उस विषय पर क्या बनाता है, ला बनाता है, कानून बनाता है। एक उदाहरण हम भारत का देखते हैं, दिल्ली का निर्भया कांड हम देखते हैं। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद पूरे देश में ये आवाज़ उठी, वी वांट जस्टिस, यानी कि हमें न्याय चाहिए। तत्पश्चात यह आवाज़ भारत के पार्लियामेंट के कानों में गई और भारत की पार्लियामेंट ने 2013 में 2013 में उन्होंने संशोधन किया और इस आवाज को मान्यता दी। तो ये कौन बताता है, विद्वान सामंड। इसके बाद आते हैं चिपमैन ग्रे। चिपमैन ग्रे को आगे हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ से कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछे हैं जो अगले चैप्टरों से हैं आपका सोशल मीडिया पर, लेकिन उनका जवाब, न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या ही नहीं करते बल्कि विधियों का निर्माण भी करते हैं। इसके सबसे प्रबल समर्थक कौन है, चिपमैन ग्रे। फिर एक बार समझिए, जो न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या ही नहीं करते बल्कि विधियों का निर्माण, क्वेश्चन आया भी चुका है यूपीजे में, और पूछे कि 4 विद्वान देगा, ये पूछे कि ये किसने कहा, तो आपका जवाब रहेगा चिपमैन ग्रे ने कहा। तो चिपमैन ग्रे न्यायाधीश निर्मित विधि के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए,
विधि वह है के में कार्य करने वाला व्यक्ति जो आचरण के नियम के रूप में प्रतिपादित करता है। यानी कि ला वह है जो राज्य के न्यायिक अंग मतलब क्या हुआ, जुडिशरी में जो बैठे लोग हैं अपने आचरण के रूप में प्रतिपादित करते हैं। इसका मतलब ये कोई मामला जाता है तो न्यायालय उस मामले में निर्णय देता है और वही निर्णय क्या बन जाता है, कानून। तुरंत भारत में आप जोड़िए, और भारत में एक उदाहरण केवल हम बता रहे हैं आपका, ये शिक्षा का उदाहरण, राइट टू एजुकेशन। उच्चतम न्यायालय और यूनिकृष्ण के वाद में ये बता दिया कि शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में समाहित है। तो क्या ये कानून बन गया कि नहीं? ये कानून बन गया। और जब हम रियलिस्ट थ्योरी बताएंगे आगे, यानी कि अभी दो विचारधारा बची हैं, सोशलिस्ट, और इस बात को व्यापक रूप से हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक उदाहरण हमने बताया। इस प्रकार एनालिटिकल फर्स्ट के विद्वान और उनके विचार समाप्त होते हैं। अब आइए हम चलते हैं एनालिटिकल सेकंड या प्रमाणवादी सेकंड पर हम आएंगे। जहां तक प्रमाणवादी सेकंड की बात है, इसमें मुख्य रूप से केल्सन महोदय आते हैं। केल्सन का कार्यकाल लिख लेना है 1881 से लेकर 81 से लेकर 1973 तक। एक छोटी छोटी बातों पर पहले गौर करना है और क्वेश्चन का मॉडल भी बनाना है यहाँ, और हमें भारत में इनके सिद्धांत को अप्लाई भी करना है। पहला में कि कौन सा विद्वान ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है, तो आपका जवाब रहेगा हेंस केल्सन। यानी कि चेला मैं कई बार बताया हूँ, जो शिष्य होता है वह गुरु से एक कदम आगे होता है। इसका मैं उदाहरण भी कई बार बताया हूँ। एक उदाहरण है, ये आडवाणी के चेले थे। आडवाणी बेचारे पीएम और प्रेसिडेंट बनने का सपना ही देखते रहे, यानी कि गुरु गुड़ रहा और चेला चीनी बन गया, यानी कि पीएम बन गया। तो हमेशा जो चेला होता है, शिष्य होता है, वह गुरु से एक कदम क्या रहता है, आगे रहता है। क्रम से याद रखिएगा, हो सकता है नया मॉडल बन जाए। ऑस्टिन से एक कदम आगे जर्मी बेंथम से एक कदम आगे ऑस्टिन से एक कदम आगे केल्सन, और केल्सन से एक कदम आगे हार्ट को माना जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तब। दूसरा आपका क्वेश्चन बना है कि किस विचारधारा किससे रिलेटेड है। तो जैसे ही आया वियना स्कूल आए, वियना विचारधारा आए, तो आप मारिएगा एनालिटिकल से, यानी कि हेंस केल्सन और इनके समर्थकों को सामूहिक रूप से वियना विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में ये अपने सिद्धांत दिए। तो फिर एक बार मैं बता दूं, कई बार पूछा है, वियना विचारधारा किससे संबंधित है,
अगर स्कूल पूछे तो क्या मारेंगे, एनालिटिकल। और अगर विद्वान पूछे तो क्या मार कर आना है, हैंस केल्सन। तीसरा देखिए आपका जो पूछा यूपीजे में, स्कूल किस विद्वान के समय अपने गोल्डन एज में था। यानी कि एनालिटिकल स्कूल का गोल्डन एज किस विद्वान के समय माना जाता है, तो वह हेंस केल्सन के समय माना जाता है। दूसरी भाषा में दे सकता है आपका कि आपका स्वर्णिम युग को किस, सुनहरा युग या ज्ञानोदय काल या गोल्डन एज या एनालिटिकल स्कूल का चरमोत्कर्ष पूछे तो घबराना नहीं है, किसको मारेंगे, हेंस केल्सन को, ये याद रखिए। अगला आपका कह सकते हैं कि हेंस केल्सन ने आपका थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का शुद्ध सिद्धांत पूछा जा सकता है कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के लेखक कौन हैं, तो आपका जवाब रहेगा हेंस केल्सन। अगला आइए देखा जाए, इन्होंने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को कहा जाता है ग्रैंड, याद रखिएगा, ग्रैंड नॉर्म का मतलब हिंदी में मूल मानक। तो पूछा ये जाता है कि ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब रहेगा हेंस केल्सन ने दिया। देखिए जैसे ही कहीं मानक शब्द आए, नॉर्म शब्द आए, लीगल नॉर्म, केल्सन को मारिए, भले आपका क्वेश्चन घुमावदार हो। देखिए हेंस केल्सन का कहना क्या है, ये देखा जाए। जहाँ तक हेंस केल्सन का मानना है कि विधि एक मानकीय प्रणाली है, यानी कि नॉर्मेटिव सिस्टम है, और जो विधि एक मानकीय प्रणाली है और जिसकी मानकों की रचना, भाई जिनकी उत्पत्ति एवं पोषण समाज में उचित दशाएं लाने के लिए किया जाता है, यानी कि समाज की कंडीशन को अच्छे में रखा जाए, इसके लिए इन नॉर्मों का प्रयोग किया जाता है। अब नॉर्म के बारे में फिर ये कहते हैं कि विधि मानकों का विज्ञान है, यानी कि ये भी पूछा है। जैसे ही आपका मानकीय विज्ञान आए, यानी कि आपका मानकीय विज्ञान आए, किसने कहा है, तो आप हेंस केल्सन को मारेंगे। जहाँ तक हेंस केल्सन की बात है, हेंस केल्सन ने अपने सिद्धांत को दिया तो ये कांट प्रभावित थे, यानी कि इमैनुअल कांट और स्टेमलर से प्रभावित होकर इन्होंने आपका ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत दिया। फिर आपका पूछा इनका कहना क्या था। देखिए ऑस्टिन से थोड़ा तुलना करके बताई जाए। ऑस्टिन की विधि को प्रोफेसर H.L.A. हार्ट ने है, यानी कि जिस प्रकार एक बंदूकधारी आता है और आपका बंदूक दिखाता है और सारा सामान आपका ले लेता है, आप डर के कारण वह अपना सामान दे देते हैं, तो हार्ट महोदय कहते हैं कि उसी प्रकार ऑस्टिन का सिद्धांत है कि सावरेन ने आपका विधि बनाई, समादेश या कमांड दिया, पालन करिए, और नहीं पालन करेंगे तो जो ये संप्रभु या सावरेन है आपको सेंशन देगा, क्या देगा, अनुशास्ति। तो ये जो डर की भावना थी, थोड़ा बहुत इसको आपका केल्सन ने दूर किया
और अपना जो सिद्धांत था वो मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित किया। ये विज्ञान की शक्ति में, कि फिर एक बार देखिए अब इनका सिद्धांत, ये विज्ञान की शक्ति में ज़्यादा विश्वास करते हैं और ये बताते हैं कि जिस प्रकार विज्ञान में या मैथ में 2+2=4 होता है, उसी प्रकार आपका कानून में भी होता है। इज और आट क्या होना चाहिए? व्यक्ति अपराध करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए, ये आर्ट। और जो ये नैतिकता वाला आर्ट है, नेचुरल स्कूल वाला, इसमें ये अंतर करते हैं। इनका सिद्धांत भी प्राकृतिक विधि के विरोध में ही आया। फिर एक बार इसको देखिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी का अपराध करता है, थेफ्ट, हेंस केल्सन कहते हैं कि क्या होना चाहिए? नैतिकता नहीं, कानूनन। तो कानूनन उसे दंड मिलना चाहिए। अब मिला कि नहीं, इससे इनका मतलब नहीं है, बस कानूनन उसे क्या मिलना चाहिए। अब मिला कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। यानी कि क्या होना चाहिए, इस पर ये ज़्यादा विश्वास करते हैं विज्ञान। और देखिए क्या कहते हैं कि अगर विधि शास्त्र से या विध से क्या किया जाए, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपका समाजशास्त्र, नैतिकता इत्यादि चीज़ों को क्या कर दिया जाए बाहर, तो जो ला में बचा हुआ भाग होगा वह विज्ञान के नियमों के अनुसार प्योर होगा, शुद्ध होगा। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया, जो बच जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक सोपान क्रम या आपका एक माने चैन बनाया और एक पिरामिड बनाकर, या पिरामिड या आपका स्तूप के आधार पर अपने सिद्धांत फंडा आपका ग्रैंड नॉर्म को समझाया। ग्रैंड नॉर्म में ये बताते हैं कि मूल मानक में होता क्या है, एक पिरामिड बना लिया जाए और पिरामिड बनाकर इनके सिद्धांत को समझाया जाए। देखिए पिरामिड बना रहा हूं मैं भी, ये पिरामिड या स्तूप हो गया, स्तूप कहा जाता है हिंदी में। ये कहते हैं कि एक होता है ग्रैंड नॉर्म, यहाँ जो बैठा है सबसे ऊपर, ये आपका कैसा कानून हो गया, सर्वोच्च, यानी कि ये सर्वोच्च मानक है। अब इसके बाद ये जितने नीचे वाले मानक या होंगे, नॉर्म होंगे, वे इस सर्वोच्च मानक वायलेशन करने की क्षमता इन निचले मानकों में नहीं है। निचले मानक अपनी वैलिडिटी या वैधता किससे प्राप्त करेंगे, ग्रैंड नॉर्म या मूल मानक। मूल मानक एक प्रारंभिक स्थिति होती है और ये है, यानी कि इसका कोई आप बता नहीं सकते। हेंस केल्सन ये कहते हैं ये जो ओरिजिनल आपका नॉर्म है या ग्रैंड नॉर्म है, ये जो मूल नमूना है, ये कहाँ से जन्म लिया, ये विधिशास्त्रियों के बस की बात नहीं। भारत में इनके सिद्धांत को देखते हैं तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसे हम क्या मान लें, मूल मानक। अच्छे से जानिए, ये ग्रैंड नॉर्म माने सर्वोच्च शिखर पर बैठा है कानून में। और जितने अन्य कानून हैं कि जो ये सबऑर्डिनेट नॉर्म हैं, मानक हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर सकते और कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये वैलिडिटी
और पावर प्राप्त करते हैं। अब इसको 3-4 एंगल से भारत में हमें देखना है। पहला एंगल हमें केस के पहला हम केस देखते हैं गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य का केस देखते हैं। AIR 1967 आपका सुप्रीम कोर्ट का। फिर एक बार देखिए इसको, IC गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967 आपका सुप्रीम कोर्ट। जज की संख्या पूछी जाती है 11। कितने जज थे टोटल? 11 जज थे। अब कितने से निर्णय आया? 6-5 से, यानी कि 6 बहुमत में थे और 5 क्या थे? अल्पमत में थे। 6-5 से निर्णय आया। न्यायाधीश पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस सुब्बा राव, गलत न हो। इस केस में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस सुब्बा राव। इसके बाद आपका क्वेश्चन एक बना है यूपी में कि इस केस में निर्णय किस तारीख को आया? तारीख तक बना है, तो इस फरवरी को आया। 27 फरवरी 1967 को इस वाद में जजमेंट दिया गया। अब क्या जजमेंट आया ये हमें देखना है। एक और हम बता दें, इस केस में जो 2 पुराने केस थे उनको ओवर रूल किया गया। उनको सेठ का और दूसरा सज्जन सिंह का, यानी कि गोलक न, ये भी यूपीजे में आ चुका है। शंकरी प्रसाद दूसरा सज्जन सिंह के केस को गोलकनाथ के वाद में सेटिसाइड कर दिया गया, यानी कि उलट दिया गया, अपास्त कर दिया गया। और क्या कहा गया ये समझिए। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, अधिकारों में, यानी कि हमारी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में एमेंड या संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये हेंस केल्सन के अनुसार क्या है? ग्रैंड नॉर्म, और ग्रैंड नॉर्म को चेंज आप नहीं कर सकते, ये हेंस केल्सन के अनुसार। दूसरा केस आइए देखा जाए, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। दूसरा केस है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। यह केस AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। जज थे, कई बार GS में भी आ चुका है। इसमें कुल 13 जज थे। सबसे बड़ी पीठ या जो बेंच अब तक भारत में बनी है वह केशवानंद भारती में ही बनी है। ये पूछा गया जे में सबसे बड़ी पीठ किस केस में अब तक बनी है? केशवानंद भारती में ही बनी है। कितने जजों की पीठ बैठी? कितने से आया? 7-6 से, यानी कि 7 जज पक्ष में निर्णय दिए और अल्पमत या विरोध में कितने दिए? 6 जज। निर्णय की डेट भी पूछी गई है 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973। फिर आपका मुख्य न्यायाधीश सीकरी महोदय थे। मुख्य न्यायाधीश सीकरी, देखिए ग्रैंड नॉर्म पर बहुत अच्छा यहाँ आपका मैं बता रहा हूँ। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा, यानी कि गोलकनाथ के बाद को सेटिसाइड कर दिया गया और ये कहा गया
कि भारत की संसद फंडामेंटल राइट्स संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो मूल ढांचा है, जो संविधान के मूल मानक हैं या संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं या संविधान है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अर्थात इसका मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया कि संसद जहां चाहे तहां संशोधन करे, लेकिन दूसरा प्रतिबंध भी लगाया कि आप संशोधन करिए, लेकिन हेंस केल्सन के अनुसार मूल ढांचे में या बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव न करिए। इसी सिद्धांत पर आज भी मानक देखा जा चुकी पिरामिड ऑफ नॉर्म बताते हैं, विधि मानकों का आपका समूह है। तो अब ये तो सर्वोच्च मानक की हमने बात की। अब भारत में सबऑर्डिनेट मानक या सबऑर्डिनेट लॉ देखा जाए। संविधान के अलावा जितने कानून भारत में हैं, हेंस केल्सन के अनुसार अधीनस्थ नियम माने जाएंगे, अधीनस्थ आपका कानून माने जाएंगे। हेंस केल्सन कहते हैं कि जितने अधीनस्थ कानून हैं वे संविधान से अपनी शक्ति पाते हैं, वैधता पाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने की शक्ति उनमें नहीं है। अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं। भारत में आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को और आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है। ये बिहार एपीओ में अभी क्वेश्चन बना था कि न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारत में किसमें उच्च न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। आर्टिकल भी मैं बता दिया। यानी कि अगर कोई कानून हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक या नल एंड वायर्ड, अकृत और शून्य या शून्य घोषित करने की क्या रखता है? शक्ति। ये शक्ति उत्पन्न होती है आर्टिकल 13 से और इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। अब हमें इसी को ज़्यादा तो नहीं, केवल आईपीसी को रिलेट किया अनुसार जो आईपीसी है वह अधीनस्थ मानक है और आईपीसी का कोई प्रावधान संविधान का वायलेशन नहीं कर सकता और अगर करता है तो वैध नहीं माना जाएगा। तो क्या आईपीसी में ऐसा प्रावधान है कि नहीं? तो आपका 3 सेक्शन देखना है, 3 केस देखना है। पहला सेक्शन 303 देखना। देखिए लास्ट में 3 सेक्शन बताया जाए, केस याद करके जाइएगा। मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में 1983 ईस्वी में 1983 में उच्चतम न्यायालय ने I03 को अवैध घोषित किया क्योंकि ये हमारे ग्रैंड नॉर्म यानी कि संविधान का क्या करता है? वायलेशन। पहला आपका उदाहरण। दूसरा, दोनों जो ये उदाहरण 497 और 377 का बताया जाएगा, ये 2018 के केस हैं। 297 पहले आ जाए
जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 497 चल रहा है। जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में जस्टिस दीपक मिश्रा ने आईपीसी के सेक्शन 497 को हमारे ग्रैंड नॉर्म यानी कि और इलीगल या अवैध या शून्य घोषित कर दिया। भाई लीगल तौर पे शून्य कहलाता है, बता दिया जाए, भले और नाम मैं बता रहा हूँ। कानूनी भाषा में आप क्या कहेंगे, वाइड कहेंगे, बातिल या शून्य। और ये कहा जो यूपीजे में आया है कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, उसकी ये जो सिद्धांत आया सर हेनरी मेन का, जो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत है, उसी को फॉलो किया गया। तीसरा देखिए आपका 377 आपका सेक्शन आईपीसी, इसका कुछ पार्ट ही इलीगल है, कुछ पार्ट आज भी वैलिड हैं, यानी कि कुछ भाग अवैध हैं। देखिए इसमें केस याद रखना है, नवतेज सिंह जौहर, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में सेक्शन 377 के कुछ भाग को अवैध घोषित किया गया। इस प्रकार आपका ग्रैंड नॉर्म, जैसे ही नॉर्म आपका आए या स्पूत आए, भाई हो सकता है शब्द चेंज करे, तो आप हेंस केल्सन मार्कर आइए, क्योंकि आपका सभी शब्द मैं बता दूं, सभी वाक्य बता दूं किताब का, ये संभव नहीं है। कुछ आपको भी अपना दिमाग कंपटीशन में क्या। धन्यवाद।